जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जांपल 4 रह गई थी कल। इसको डिस्कस कर लेते हैं जी दोबारा। ये छोटी सी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लास्ट ईयर सेल्स वर 675 बिलियन, रिप्रेजेंटेड 75% ऑफ टोटल कैपेसिटी अटेन्ड। यानी आपकी जो सेल थी लास्ट ईयर में 675 थी, और ये 675 जो है वो टोटल कैपेसिटी का 75% था। In order to enhance the capacity, the management has projected the following plans. Number one, to introduce cash sales at discounted price of 10%, and it is estimated that 5% new customer will be added and 15% existing credit customers will move towards this option. यानी 15% कस्टमर तो एक से आउट होंगे, दूसरे में इन हो जाएंगे, और 5% जो है एग्जिस्टिंग का वो इंक्रीज हो जाएगा न्यू, और वो कैश सेल में होगा। इन ऑर्डर टू कैचर द मार्केट कंपटीशन, 3% discount shall be offered to credit customer, and it is expected that 40% of customer will avail the discount. In addition, credit sales shall be increased by 6%. और उसके बाद debt collection policies दी हुई है। Now let's start it. Example 4, level 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी कि दो सेल को ना लास्ट ईयर को अलग कर लेते हैं, यानी क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। और अभी हम कोई डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो चेंजेस आ रही हैं इसका इफेक्ट कैश और क्रेडिट सेल पे क्या होगा। लास्ट ईयर जितनी भी सेल थी लास्ट ईयर वो क्रेडिट सेल्स थी। देखो लास्ट ईयर सेल 675 कैसे पता लगा क्रेडिट पे होगा, ये पहले कल भी डिस्कस किया था। हमने लिखा हुआ है टू इंट्रोड्यूस कैश सेल एट ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 10%। हमने कैश सेल ओपन की है डिस्काउंटेड प्राइस पे, इंट्रोड्यूस करवाई है, इसका मतलब पहले नहीं की। तो पहले हम 675 का क्रेडिट सेल लेंगे और कैश सेल को मैं 0 कर दूंगा। ये अच्छा, अब यहाँ पर चेंज क्या आ रही है, वो लिख रहे जी कि पहले इसकी तरफ आइएगा। 15% एग्जिस्टिंग क्रेडिट कस्टमर विल मूव टुवर्ड्स दिस ऑप्शन, यानी कैश सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ट्रांसफर, या मैं वर्ड लिख रहा हूँ ट्रांसफर। अब इसका जो 15% सेल है जो कि बन रही है 101.25 मिलियन, ये कम हो जाएगी और इतनी ही सेल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। टोटल सेल में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वो लिखते हैं 5% न्यू कस्टमर ऐड होंगे। अब न्यू कस्टमर 5% जो है ऑब्वियसली वो किस अमाउंट का लूंगा, जो लास्ट ईयर की सेल है उसका 5%, और ये कैश सेल में मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेट करने के बाद मैं पहले टोटल करूंगा, पहला स्टेप। अभी मैंने किसी किस्म का कोई भी डिस्काउंट वगैरह इनकॉर्पोरेट नहीं किया, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी कैश सेल इंट्रोड्यूस करने की वजह से, सिर्फ कैश सेल इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमारी जो सेल्स है उस पर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, इफ नो डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्ली नीचे कैलकुलेट करता हूँ क्रेडिट सेल और कैश सेल। मैं पहले आता हूँ क्रेडिट से। अब ये सारी वर्किंग देखते जाइएगा। क्रेडिट सेल मेरे पिछले साल की 573.75 थी आफ्टर मेकिंग दी चेंजेस मूवमेंट। अब इसको पढ़ते जाएं और देखते जाएं वो क्या लिख रहा है। दो चीजें इसमें लिख रहा है क्रेडिट में। इन ऑर्डर टू कैटर द मार्केट कंपटीशन, 3% डिस्काउंट शैल बी ऑफर्ड टू क्रेडिट कस्टमर and it is expected that 40% customer will avail the discount. ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया हुआ है। जब दो इस तरह परसेंटेज आ जाए तो टोटल परसेंटेज कितनी बनेगी, एक दफा फिर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये रफ में मैं इसको एक चीज कैलकुलेशन शो कर, लाइक कोई भी सेल ले लो, कोई भी सेल ले लो। सपोज मेरी जो सेल है, ठीक है, वो 250 है, लाइक अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ।
यानी 40% सेल कितनी और 60% सेल कितनी, 40% सेल कितनी है और 60%। अब ये कैलकुलेट करें, इसका 40% और इसका 60%, ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया 150%। ठीक है, क्यों डिवाइड किया इसको भी देख लें, क्योंकि वो ये लिख रहा है कि जो 40% है वो आपके डिस्काउंट अवेल करेंगे, सो 60% डिस्काउंट अवेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो 40% आया है इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट अवेल करेंगे, कस्टमर 3%, इसका 3% ले लेते हैं, इज इक्वल टू दिस अमाउंट, सॉरी इंटू 0.03, यानी इस पे 3 का डिस्काउंट आ जाएगा और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अब ओवरऑल देखें तो ये सेल कितनी बन जाएगी 97 और ये सेल कितनी बनेगी 150। आप बताइएगा टोटल सेल कितनी आई 247, पिछले साल कितनी सेल थी 250, तो कितने परसेंट कम हुई, इसको इस पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.988, यानी इसका मतलब है, अब इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, अगर वो ये कहता है जी कि 30% कस्टमर्स 40% customers will avail discount of 3%, तो हमने कैलकुलेशन कैसे की थी कि 40% का 3% ले लेंगे, 40 का 3% विच इज इक्वल टू 1.2%, इसका मतलब 1.2% डिस्काउंट हो गया, 1.2% आपका 40 का 3% ये मेरा डिस्काउंट हो गया विच इज इक्वल टू 1.2%। अगर 1.2% में निकाल दूं, 1% अगर 1.2% में निकाल दूं तो मेरे पास बाकी 98.8% आता है जो ऊपर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब मैं इसी को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, यानी क्रेडिट सेल इतनी होगी लेकिन डिस्काउंट की वजह से 0.988 मेरी सेल्स कम होगी। फिर इसके अलावा फर्दर वो ये कह रहा है कि इन एडिशन क्रेडिट सेल शेल इंक्रीज बाय 6%, तो क्रेडिट सेल 6% इंक्रीज भी हो जाएगी, इसको 1.06 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मेरी बजटेड सेल जो आएगी वो बन जाएगी 573.75 इंटू 0.988 इंटू 1.06, ये बन रही है 601, और इसको अगर 2 डेसिमल तक लाऊं तो 600.88 मेरी क्रेडिट सेल आ गई। ठीक है, अब जहां तक कैश सेल का ताल्लुक है, कैश सेल हम कैलकुलेट तो कर चुके हैं, लेकिन कैश सेल में सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट मैंने लेना है। कैश सेल 135 है अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन हम कैश सेल दे रहे हैं 10% प्राइस कम पर, यानी 10% डिस्काउंट पर, तो कैश सेल कितनी आई 135 का 90%, ठीक है 90%। अब 135 का 90% लेते हैं, ये आ जाएगा 122, और इसको राउंडिंग कर लें तो ये आ जाएगा 121.5, तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी, टोटल सेल मेरी आ गई 722.38, दिस इज नॉट एज बजटेड सेल्स। ठीक है जी, अच्छा अब मुझे तो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो वो क्या कह रहा है जी कि सेल्स नहीं कैलकुलेट करनी, बल्कि हमने कैलकुलेट करना है कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। तो इसमें हम अब ओपनिंग बैलेंस जो है और अकाउंट रिसीवेबल वो ऐड कर देते हैं। वो ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले साल की सेल है वो इस साल कलेक्ट होगी, और पिछले साल की जो पॉलिसी थी आपकी वो 40 डेज थी, तो 40 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी जो पिछले साल की क्रेडिट सेल है वो 675 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 360, मैं 360 पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ,
जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप 365 पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो कॉस्टिंग में, 360 पे भी कर सकते हो। इसको कैलकुलेट किया तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस लेस करेंगे रिसीवेबल का। क्यों? क्योंकि वो इस साल कलेक्ट नहीं हुआ, वो अगले साल कलेक्ट होगा। और इस साल की क्रेडिट सेल है 60.88, लेकिन मेरी जो पॉलिसी है वो चेंज होकर 32 डेज पर आ रही है। मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 360। अब इसको कैलकुलेट करें, 600.88 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 360, तो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस मैंने माइनस करना है, इसको माइनस कर देते हैं। अब इन तीनों को फर्दर ऐड करेंगे आगे ले जाकर, तो अब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, दिस इज कैश रिसीट बजट। ये पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, कैश रिसीट बजट निकालना है आपने। एंड द कैश रिसीट बजट शोज 744, अगर इसको डेसिमल करना है तो 743.97 मिलियन हमें रुपीस कलेक्ट होंगे इस बजट ईयर। ये पहला हिस्सा है। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का हमने क्या पढ़ा था कि आपने बताना है कि कितनी कैपेसिटी अटेन की है। देखिए, अब कुछ सेल बढ़ रही है, कैपेसिटी इंक्रीज किसकी वजह से हो रही है? अगर ओवरऑल मैं आपसे डिस्कशन करूं, एक तो 15% सेल कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम क्रेडिट टू कैश। जो क्रेडिट सेल से कैश सेल में कन्वर्ट होगी उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नो इंपैक्ट। ठीक है। उसके बाद उसने ये लिखा है कि चूंकि आपने न्यू कस्टमर आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यानी डिस्काउंट दिया है एग्जिस्टिंग कस्टमर को, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 6% क्रेडिट सेल बढ़ेगी। और क्रेडिट सेल का इंपैक्ट आएगा आपकी इस पर जो है कैपेसिटी पर। थर्ड, अगर आप देखें तो कैश सेल भी मेरी इंक्रीज हो रही है, कितनी? 5%। 15% तो ट्रांसफर हो रही है ना, 5% कैश सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, इसका इंपैक्ट भी आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 11% इंक्रीज हो रहा है तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज प्रॉपर्ली कैलकुलेट करनी होती है। अब देखते हैं कि हमारी सेल कितनी हुई है। अगर किसी किस्म का, अब मैं ये लिखूंगा सेल्स इफ नो डिस्काउंट was impacted, if no discount, बस इतना ही लिखने का। मैं अब सेल निकाल रहा हूं अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता, तो इसमें पहले मैं क्रेडिट सेल लेता हूं। देखिए, क्रेडिट सेल इस साल की मैंने ली है 60.88, लेकिन इस पर मैंने डिस्काउंट भी दिया है। इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट खत्म नहीं करना, लेकिन डिस्काउंट का इफेक्ट खत्म कर देना है। और डिस्काउंट है 0.988, इस पर डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.988 पर। ये मेरी सेल आ गई क्रेडिट सेल। ये क्रेडिट सेल तब होगी जिस वक्त कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे। सेम द केस विद द कैश सेल। कैश सेल जो है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है विदाउट डिस्काउंट 135, क्योंकि डिस्काउंट के बाद वो 121.5 थी। और अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, 121.50 और डिस्काउंट का इफेक्ट निकालने के लिए 0.9 पे डिवाइड कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड किया, ये मेरी आ गई टोटल बजटेड सेल विद नो डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट ना हो तो मेरी बजटेड सेल जो बनेगी वो 743, और अगर इसको मैं राउंडिंग ऑफ कर दूं तो ये 743.18 आ जाएगी टोटल बजटेड सेल्स। ठीक है। और लास्ट ईयर सेल कितनी थी? अब बस बजटेड सेल आ गई, अब मैं कैपेसिटी अटेन निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो इंक्रीज इन कैपेसिटी नहीं पूछ रहा, कैपेसिटी अटेन कितनी की है। इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? बजटेड सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी इन सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100। आप देखो बजटेड सेल्स कितनी है। अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन यहाँ लिखता जाऊँ, बजटेड सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 743.18 विदाउट डिस्काउंट। और मेरी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी अवेलेबल कितनी अवेलेबल है?
देखो लास्ट टाइम 75% कैपेसिटी अटेन हुई थी और सेल थी 675। अगर 675 सेल हो और ये सेल 75% हो तो ऑटोमेटिकली मेरे पास टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 675 डिवाइडेड बाय 0.75, 900 मिलियन की सेल कर सकता हूँ मैक्सिमम, ये मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ जी परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी अटेन्ड। और ये मैं परसेंटेज में निकालूंगा, फार्मूला लिखा हुआ है बजटेड सेल डिवाइडेड बाय कैपेसिटी अटेन्ड। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया और 2 डेसिमल में बढ़ा देता हूँ तो 82.85% कैपेसिटी आपने अटेन की है। पिछले साल आपकी जो कैपेसिटी अटेन हुई थी वो 75% थी, इसका मतलब है कि 8.58% आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल थी, यानी इसमें सिर्फ कैलकुलेशन में घुमाता है वो कैलकुलेशंस। तो अब इसको करने के बाद अब मैं प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा और आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है बजट की उतनी कम है, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं करनी है आप। ठीक है, तो लिहाजा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ले रहा हूँ, इसको मैं खत्म करता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। दिस वन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका इस दफा बुक में नहीं है लेकिन लास्ट टाइम की बुक में ये अवेलेबल था और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपके मास्टर बजट है, प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। आपने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अच्छा अब इसका अगर फॉर्मेट की बात करूं, ये मैं नेक्स्ट शीट में आ जाता हूं। अब इसमें सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, ऊपर है वो दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 8.1 सिनेमैक्स लिमिटेड। अब सबसे पहले मैं नेम ऑफ द बिजनेस लिखूंगा और मैंने बनाना क्या है, बजटेड स्टेटमेंट। और ईयर नहीं दिया हुआ, सिर्फ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो बजटेड डेट है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब पहले तो जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Cinemax Limited has recently constructed a fully equipped theatre and 3 cinema houses at the cost of 30 million. देखिए हमने 3 सिनेमा हाउसेस और 2 थिएटर जो है, एक थिएटर जो है वो कंस्ट्रक्ट की है at a total cost of 30 million. The theatre has a capacity of 800 seats and each cinema has a capacity of 600 seats. Each cinema. Information and projections for the first year of operations are as follows. अब इसमें देखें डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। Fixed administration and maintenance cost of entire facility is rupees 4.5 million per year. Number 2, the average cost of master print of a Hollywood film is 4 million, while the cost of master print of a Bollywood film is rupees 6.5 million. Then number 3, 2 cinema houses are dedicated for Hollywood films, whereas which shows the same film at the same time, while one cinema house will show Bollywood film. ये सारी इंफॉर्मेशन आपने माइंड में रखनी है। नंबर 4, each Bollywood film is displayed for 6 weeks and average occupancy level is 70%. Each Hollywood film is displayed for 4 weeks and the average occupancy is 65%. यानी हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को सेपरेट कर दिया उसने। On weekdays there are 2 shows, while on weekends, Saturday and Sunday, 3 shows are displayed. Ticket price has been fixed at 350.
यहां से मैं रेवेन्यू निकालूंगा। ये पहला इंफॉर्मेशन है जहां से रेवेन्यू निकालूंगा, लेकिन पिछली इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है मेरे। Variable cost per show is rupees 35,000 and setup cost of each film is rupees 500,000. No film would be shown during 8 weeks of the year. यानी 8 weeks ऐसे हैं जिसमें कोई फिल्म नहीं चलेगी. So no revenue will be generated. Theater is rented to production houses at rupees 60,000 per day. Each play requires setup time of 2 days. While rehearsal time needs 1 day, each play is staged 45 times. One show is staged on weekdays, whereas 2 shows are staged on weekends. और ये दूसरा रेवेन्यू होगा जो थिएटर से आएगा हमें। दो, क्योंकि हमारे पास 3 सिनेमा हाउसेज है ऊपर हमने पढ़ा और एक थिएटर है, तो दोनों से जो रेवेन्यू आएगा वो मेरी सेल्स होगी। उसके बाद देयर इज एन इंटरवल ऑफ 2 days whenever a new play is to be staged. No plays are staged during the month of Ramadan and the first 10 days of Muharram. The construction cost of theatre and cinema houses are to be depreciated over a period of 15 years. अब ये सारा डाटा आपके पास 9 आइटम्स हैं। Now let's start the question. इसमें केयरफुली आपने देखना है एक एक चीज को। तो सबसे पहले तो मैं लूंगा रेवेन्यू फ्रॉम सिनेमा हाउसेज। सर एक क्वेश्चन है प्लीज। सर इस केस में जो वेरिएबल कॉस्ट की पॉसिबल एग्जांपल क्या हो सकती है? कौन सी वेरिएबल, कौन सी, सॉरी दोबारा बोलिए। वेरिएबल कॉस्ट की सबसे बेस्ट एग्जांपल इस केस में क्या हो सकती है सर, सिनेमा के केस में? ये जो सिनेमा हाउस के केस में? जी सर। अच्छा, लेकिन इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कुछ आपके इक्विपमेंट जो है वो आप परचेज नहीं करते, हायर किए जाते हैं। ठीक है, जो हायर किए जाएंगे उसको पर डे के हिसाब से आप उसकी पेमेंट करोगे, वो वेरिएबल कॉस्ट है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी आपकी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ मूवीज और प्लेज, वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसी तरीके से आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो हो रही है वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होती है। इस तरह बेशुमार कॉस्ट हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब रेवेन्यू फ्रॉम सिनेमा हाउसेस, इसको हम वर्किंग 1 में कन्वर्ट करेंगे, वर्किंग 1 में। और ये वर्किंग बहुत ध्यान से देखनी है आपने। पहले मुझे सारी चीजें अलग करनी है। मैं थोड़ा सा स्केच बनाऊंगा। मैं ये सॉल्व करने लगा हूँ, समझे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं इस वक्त स्टूडेंट के लेवल पर आकर देख रहा हूँ। एग्जामिनेशन में मेरे पास क्वेश्चन आया और ये काफी चीजें उसने दे दी। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज कब लेनी है और किससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसका हिंट बनाऊंगा। मैं चूंकि इस वक्त बात कर रहा हूँ सिनेमा हाउसेस की, सिनेमा हाउसेस 3 है मेरे पास, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें 2 सिनेमा हाउसेस जो है वो हॉलीवुड फिल्म के लिए हैं और एक सिनेमा हाउस जो है वो बॉलीवुड फिल्म के लिए। अब अगर इस तरह लिखूं यानी सी सिनेमा 1, जो 2 सिनेमा हाउस है वो हमारे बॉलीवुड के लिए, आई थिंक हॉलीवुड, और 1 सिनेमा हाउस, क्योंकि जब तक ये मैं डाटा नहीं लिखूंगा तो एज अ स्टूडेंट मुझे शायद समझ ना आए कि मैं क्या क्या कैसे रेवेन्यू कैलकुलेट करूं। ये तो 2 कैलकुलेट हो गए। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉलीवुड फिल्म जो है वो 6 वीक्स होती है। खैर वीक से मुझे कंसर्न इसलिए नहीं है, मैंने तो पूरे साल का रेवेन्यू निकालना ना, तो वो बात का मसला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑक्यूपेंसी लेवल है। बॉलीवुड फिल्म में अगर इसको वीक्स लिख भी लूं तो कोई मसला नहीं है, 6 वीक्स ऑक्यूपेंसी रहती है और बॉलीवुड फिल्म जो है वो 4 वीक्स है। ऑक्यूपेंसी जो है यहाँ पर वो मेरी 70% है और यहाँ पर ऑक्यूपेंसी 65% है जो बॉलीवुड में है। उल्टा कर गया हूँ, आई थिंक बॉलीवुड 6 वीक्स है, ठीक है ना। ये कभी इसको पहले लिख रहे हैं, कभी इसे पहले लिख रहे हैं। ओके, बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड मूवी जो है वो आपकी 6 वीक्स है। ये लीजिएगा, ये मैंने ठीक कर दिया।
और यहाँ पर इसकी ऑक्यूपेंसी हॉलीवुड की 75% है, बॉलीवुड की 70% है, ठीक है। बॉलीवुड 70%, हॉलीवुड 65, और वीक डेज में 2 शोज होते हैं। अब यहाँ पर आ गए वीक डेज 2 शोज, चाहे वो कोई भी सिनेमा हो, और वीकेंड 3 शोज। और वीकेंड का मतलब उसने बताया सैटरडे और संडे, यानी 5 डेज जो है, मैं अगर ये कहूँ वीकडेज आते हैं, मैं अगर इसको आप वीकडेज की जगह 5 डेज लिख दूं, और 2 डेज जो है वो आपके वीकेंड आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टिकट प्राइस जो है वो 350 है, वो अलग से ले लेता हूँ कि प्राइस जो है वो हमारी 350। इसके अलावा फर्दर एक इंफॉर्मेशन हमें और भी दी है कि कितने वीक ऐसे हैं जहां पर हमारी फिल्म नहीं चलेगी, वो भी हमने पढ़ा था कहीं। हाँ जी, ये नंबर 6, नो फिल्म विल बी शोन ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ द ईयर। 8 वीक्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मैं यहां लेता हूं, यहां लिखता हूं नो फिल्म ड्यूरिंग 8 वीक्स। अब मैं आपके सामने सारा कैलकुलेशन करने लगा हूं, देखिएगा। मैं सबसे पहले इसमें रेवेन्यू लेता हूं फ्रॉम हॉलीवुड, और हॉलीवुड को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, वीकडेज और वीकेंड्स, ठीक है जी। अब ये सारी कैलकुलेशन मैं यहां ला रहा हूं, दिस वन देखिए जाए। हॉलीवुड फिल्म जितनी भी है, इसमें पूरा साल, अब पूरे साल का रेवेन्यू निकालना है। पहले तो मुझे ये देखना है पूरे साल में वीक कितने हैं। देखिए पूरे साल में 55 वीक्स हैं, 52। इस 52 वीक्स में 8 वीक्स ऐसे हैं जिसमें कोई फिल्म नहीं होगी, तो ये मेरे 44 वीक्स हो गए। अच्छा, अब मैं वीक डेज को माइंड में रखिएगा। एक वीक में टोटल कितने डेज हुए? 5 वीक डेज 5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, ये अब पूरे साल में नंबर ऑफ डेज आ गए। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। अब इसमें जो 5 डेज हो गए, यानी इतने दिन आपकी मूवी चलेगी, और 2 शोज होंगे, ये मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये नंबर ऑफ शोज आ गए यहां तक, यानी पूरे साल में इतने शो होंगे। लेकिन ये तो एक सिनेमा हाउस में है, और जबकि हॉलीवुड फिल्म जो है वो 2 सिनेमा हाउसेज में चल रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अच्छा, एक चीज रह गई, सीट्स कितनी अवेलेबल है? ईच सिनेमा हैज अ कैपेसिटी ऑफ 600 सीट, तो यानी 600 सीट्स अवेलेबल है, ये भी लूंगा मैं। और इसमें ऑक्यूपेंसी जो है वो मेरी 65% है, और मैं इसको सेल कर सकता हूँ 350 में। ये जितनी मैंने लिखी है ये रेवेन्यू है। एक दफा फिर गौर से देखिएगा, पूरे साल में 44 वीक्स हैं जिसमें फिल्म चलेगी, और चूंकि मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड के लिए हमने 2 सिनेमा हाउसेज जो है डेडिकेट किए हुए हैं, और दोनों सिनेमा हाउसेज में एज पर क्वेश्चन एक ही मूवी एक ही टाइम में चल रही होगी। तो ऑब्वियसली जब 2 सिनेमा हाउसेज हैं तो दोनों से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो पहली चीज तो मैं वीक से स्टार्ट किया, आगे पीछे हो जाए इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन चीजें सारी आनी चाहिए। पूरे साल में 44 वीक्स मेरा बिजनेस होगा, और वीक डेज 5 है, यानी अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 220 डेज मेरा बिजनेस होगा। ये डेज, बिजनेस इन डेज हो गया। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि हर रोज कितने शो होंगे, तो ये भी डिसाइड हो गया कि इसमें 2 शो होंगे। इट मीन्स जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो ये मेरा बिजनेस आ गया नंबर ऑफ शोज का। फिर आप चूंकि 2 सिनेमा हाउसेज हैं तो मैं शोज को डबल करूंगा, और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि एक सिनेमा हाउस में कितनी सीट्स हैं, वो 600 हुई, तो ये नंबर ऑफ टिकट्स हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि ऑक्यूपेंसी 65% होगी, जिसका मतलब सारी टिकट सेल नहीं होगी। तो जितनी नंबर ऑफ टिकट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स आई हैं उसको 65 में कन्वर्ट करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टिकट प्राइस से 350 से, नाउ इट बिकम्स माय रेवेन्यू। ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। इज इक्वल टू 44
इंटू 5 जो जैसे लिखा हुआ है, इंटू 2 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 65% मल्टीप्लाई 350, तो ये 120,000 यानी 120 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हॉलीवुड मूवी से वीक डेज में। अब मैं वीकेंड की बात करूं, वीकेंड की, तो वीकेंड में भी देख लेते हैं। अभी मैं हॉलीवुड में हूं, बॉलीवुड में नहीं हूं। वीकेंड्स 2 डेज, देखिए अब वीकेंड की बात करूं तो ये सारी चीज सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, ओनली चेंज क्या होगा, दो चीजें। देखो अगर मैं ये कहूँ कि 44 डेज है, दैट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद डेली 5 डेज लिखे हुए हैं, वीक डेज 5 नहीं है, वीक डेज 2 है। इस 5 को मैं 2 से कन्वर्ट करता हूँ और जो 2 शोज लिखे हुए हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखिएगा, इसको दोबारा एक नजर देखें, मैंने चेंजेस कहाँ किए हैं। ये देखो 44 वीक्स है, ठीक है, और ये 5 मेरे ख्याल चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज कर रहा हूं मैं 2 डेज। दोबारा देखो 44 वीक्स है, 2 डेज है और 3 शोज होंगे। इसको पहले ले आता हूं 3 को। अब देखिए 44 वीक्स है, 2 डेज आपका बिजनेस होगा, 44 इंटू 2 88 डेज होगा बिजनेस। वीकेंड की बात कर, पूरे साल में 88 वीकेंड्स में बिजनेस कर सकता हूँ। एक वीकेंड पर 3 शोज चलेंगे, 2 सिनेमा हाउसेज हैं, उसको डबल किया, वही सीट्स वही है 600, ऑक्यूपेंसी भी उसने वही दी है और इंटू 350। अब इस कैलकुलेशन को लाता हूँ, इज इक्वल टू 44। सिनेमा एक होगा जी, सॉरी सर, सॉरी। ये वो अभी हॉलीवुड कर रहे हैं, बॉलीवुड में नहीं आया अभी। ये लीजिएगा, ये मैंने कैलकुलेशन की तो 72.072 मिलियन आ गए। अब आइएगा जो आप बात कर रहे हैं, अब मैं रेवेन्यू लेता हूं बॉलीवुड और इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा पहले वीक डेज में। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें चेंजेस कर लेते हैं। अब देखो अगर इसके मुताबिक देखो तो 44 ठीक है, फाइन। यहाँ 2 डेज है तो यहाँ डेज में 5 करूंगा, पहली चीज यहाँ डेज 5 है। मैं एक एक करके ना फिर आपको शो कर रहा हूँ। ये देखो ये मैंने 5 चेंज कर दिया, 5 डेज हो गए क्योंकि वीक डेज है और इसमें 3 शोज लिखे हुए हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2 शोज, डेली 2 शो होंगे, ठीक है। लेकिन सिनेमा हाउसेस 2 लिखे हुए हैं तो सिनेमा हाउस यहाँ पर 1 होगा और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 60% ही है, 600 सीट्स ही है, लेकिन जो इसकी ऑक्यूपेंसी है वो 70% है। तो मैं इसको 70% में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाकी टिकट वही है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये खुद बहुत चेंज हो चुका है। अब इसको कैलकुलेट करें 44 इंटू, सिर्फ देखो एक चीज याद रखनी है आपने, सिर्फ एक सीक्वेंस बनाते हुए टाइम लगता है। वंस अ सीक्वेंस इज मेड, अब उसी को देखते जाओ और अगली कैलकुलेशन खुद बहुत होती जाएगी। और जैसे मैं कैलकुलेट करता जा रहा हूँ 64680 मेरा बॉलीवुड का रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसके बाद अब मैं लेता हूँ जी रेवेन्यू बॉलीवुड और वीकेंड। अब वीकेंड में सिर्फ फर्क यहाँ आना है, देखो 44 फाइन, 5 डेज नहीं है 2 डेज है। पहले इसको चेंज करता हूँ, ये देखिए चेंज हो गया 2 डेज। उसके बाद नंबर ऑफ शोज 2 नहीं है 3। देन सिनेमा हाउस एक ही है, नंबर ऑफ सीट 600 ही है, ऑक्यूपेंसी 70% ही है, प्राइस सेम है 350। तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 इंटू 600 इंटू 70% मल्टीप्लाई 350। ये 38808 की अमाउंट आ गई। इन सबको प्लस कर लें, ये मेरा पहली वर्किंग हो गई कंप्लीट, जो रेवेन्यू फ्रॉम सिनेमा हाउसेस है, ये 295680। इसी अमाउंट को यहां ले आते हैं, ये मैं पूरी अमाउंट ही लिख देता हूं।
मिलियंस में कन्वर्ट नहीं करते। ये मेरा पहला रेवेन्यू क्रिएट हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम सिनेमा हाउसेस। अब सेकंड रेवेन्यू की तरफ आएंगे और वो है रेवेन्यू फ्रॉम, एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें वो रमजान वगैरह की छुट्टियां नहीं आएंगी? अच्छा, देखिएगा ये दो अलग चीजें हैं। जो रमजान वगैरह की है वो डेज में दिया हुआ है और डेज इससे रिलेट करता है रेंट से। ये जो है ना आपका प्रोडक्शन हाउसेस जिसको थिएटर कह लें, ये उससे रिलेट कर रहा है। जो यहाँ पर है क्योंकि ये वीक्स में डेटा है तो इसका अलग से दिया हुआ है, नो फिल्म्स विल बी शोन ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ द ईयर। ये जो 8 वीक्स आ रहे हैं इसके अंदर रमजान और इसी के अंदर आपका मुहर्रम और बाकी कोई डेज जो उसने शामिल किए वो इंक्लूड है, वो अलग नहीं करने। ये वाली जो है ना कैलकुलेशन वो इसके साथ लिंक करनी है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम थिएटर हाउस। अच्छा, थिएटर हाउस जो है ये हम बेसिकली खुद नहीं चला रहे, हालांकि सीटिंग कैपेसिटी उसने बताई हुई है। सिनेमा हाउस की सॉरी जो थिएटर है इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 800 सीट्स है, लेकिन हम इसको सेल कर रहे हैं, इसको हम खुद टिकट सेल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से पढ़िएगा, थिएटर इज रेंटेड टू प्रोडक्शन हाउसेस एट अ रेट ऑफ 60,000 पर डे। राइट, क्लियर हो गया? यानी हम उसको सिर्फ 60,000 रेंट पर दे देते हैं पर डे। अब मुझे देखना क्या है, पूरे साल में कितने दिन ऐसे होंगे कि प्ले मेरा, यानी ये जो मेरा हॉल है या जो थिएटर है ये रेंट आउट होगा, लेट आउट होगा। मुझे बस इतनी सी कैलकुलेशन करें। एक दिन का रेंटल 60,000 है, ठीक है। अब पूरा पढ़ लीजिएगा। ईच प्ले रिक्वायर्ड सेटअप टाइम ऑफ 2 days। जो प्ले है उस पर 2 दिन लगेंगे सेटअप टाइम। सेटअप टाइम क्या होता है कि जैसे कोई भी प्ले स्टार्ट होता है तो पहले उसका पूरा सेटअप बनाया जाता है, ठीक है, और उस सेटअप के ऊपर फिर प्ले चलाया जाता है। जैसे अक्सर हम टीवी पे भी आप प्ले में जाके देखते हैं। तो ये जो प्ले आप सेटअप डेज लगा रहे हो ये हम तो नहीं लगा रहे, हमने तो रेंट आउट कर दिया है। तो ये 2 days उसको लगेंगे, वो पर्सन जो वहां पर प्ले यानी स्टेज करेगा। इसका मतलब इन 2 days का भी मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। रिहर्सल टाइम नीड्स 1 day, रिहर्सल टाइम का भी मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। और ईच प्ले इज स्टेज 45 टाइम, और एक प्ले जो है वो 45 टाइम स्टेज किया जाएगा। 1 show is staged on weekdays and whereas 2 shows are staged on weekends। ठीक है जी, ये सारा डाटा आपने माइंड में रखना है। नीचे लिखता है देयर इज एन इंटरवल ऑफ 2 days whenever a new play is to be staged। ये जो इंटरवल है इसमें मुझे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। यानी पहला प्ले खत्म हुआ, अब 2 दिन का वो कह रहा है कि हमारा गैप आएगा, फिर हम नेक्स्ट किसी को रेंट आउट करेंगे ताकि न्यू प्ले स्टेज हो सके। No plays are staged during the month of Ramadan and first stage 10 days of Muharram। अब ये कैलकुलेशन बज़ाहिर तो बड़ी आसान नजर आ रही है, लेकिन जब इसको करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, एज ए स्टूडेंट में मुझे ये चीज तो फौरन समझ में आएगी कि मुझे रेंट मिलेगा 60,000 पर डे, ठीक है। और मुझे सिर्फ कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ डेज जिसमें मुझे रेंट जनरेट होगा। लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं कैलकुलेशन यही लेता हूं, वर्किंग टू मैं लेता हूं जी डेज अवेलेबल, कितने डेज अवेलेबल। तो मैं इसकी पहले कैलकुलेशन करता हूं। अभी अवेलेबल का वर्ड मैंने लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि रेंट आउट। टोटल डेज, पूरे साल में कितने डेज होते हैं, ये क्वेश्चन में नीचे उसने दिया भी हुआ है कि 30 डेज अ मंथ लेने हैं, 52 वीक्स और 30 डेज इन अ मंथ। तो हम इसके लिए 360 लेते हैं, 365 नहीं लेते। 30 डेज को देखें तो 12 से बस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 360 डेज हो गए। अब किस किन दिनों में हमारा बिजनेस नहीं होगा। नो प्लेस आर स्टेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। रमजान डेज लेस कर दो, कितने डेज हैं, 30 डेज, ठीक है। उसके बाद 10 डेज ऑफ मुहर्रम डेज 10 डेज, ये लेस कर दिए दोनों। जब लेस करेंगे इसको मैं माइनस में लिख देता हूं। जब लेस करेंगे तो मेरे पास अवेलेबल डेज आ जाएंगे, यानी ये वो डेज हैं जिसमें मैं बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें बिजनेस हो, क्योंकि उसने एक हिंट दिया हुआ है कि 2 डेज का इंटरवल भी होगा।
भाई जब 2 डेज का इंटरवल होगा तो 320 डेज मेरा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अब इंटरवल साल में कितनी दफा होना है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डेज का इंटरवल है, हर कितने दिनों के बाद 2 डेज का इंटरवल आएगा, इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इसके लिए देखना ये पड़ेगा कि एक प्ले जब खत्म होगा और दूसरा प्ले स्टार्ट होगा, दरमियान में 2 डेज का गैप आएगा, तो मैंने देखना सिर्फ इतना है कि एक प्ले जो है वो कितना टाइम लेगा इन नंबर ऑफ डेज। ओके, अब ये कैलकुलेशन मैं करता हूं। और ये क्या है जी, इंटरवल ऑफ 2 डेज। ओके, days required for one play staged। अच्छा अब देखिएगा, इसमें वो 3 चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ईच प्ले रिक्वायर्ड सेटअप टाइम ऑफ 2 डेज, सेटअप टाइम 2 डेज, रिहर्सल टाइम 1 डे, रिहर्सल टाइम 1 डे, और आगे लिखता है ईच प्ले स्टेज 45 टाइम, और उसके बाद में ये स्टेज होना शुरू हो जाएगा। अब 45 टाइम जब स्टेज होगा तो इसके लिए कितने दिन चाहिए होंगे? देखिएगा, एक शो जो है वीक डेज में एक शो होता है और वीकेंड पे 2 शोज होते हैं। जरा कैलकुलेट कर ले ज़बानी, अगर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेके चलूं, मंडे को एक शो हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 डेज 5 प्ले, यानी 5 टाइम कह लो, प्ले तो ना कहो, प्ले तो वही है, 5 टाइम प्ले स्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद वीकेंड में आगे से आगे सैटरडे 2 होंगे, 5 और 2 7, संडे 2 होंगे, 7 और 2 9। इसका मतलब है कि एक प्ले एक वीक में 9 टाइम स्टेज होगा, 9 टाइम स्टेज होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टेज टाइम, स्टेज कितने टाइम होगा। देखो उसने लिखा है 45 टाइम स्टेज होगा, और एक प्ले जो है वो आपको एक वीक में 9 टाइम स्टेज करना है। तो डिवाइडेड बाय 9 करता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं 7, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7, ठीक है जी। ये 35 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये 38 डेज आ गए। ये मेरे पास डेज रिक्वायर्ड होंगे एक स्टेज को प्ले करने के लिए। यानी अब मैं सिंपल बहुत आसान वर्ड यूज करने लगा हूं, सुनिए। मेरे पास बिजनेस में कर रहा हूं, एक पर्सन आता है और मुझसे वो रेंट पे लेगा। अब मैंने उस पे एस्टिमेट, क्योंकि बजट है ना, तो मैं उसको आपको उस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ। अब मैंने रेंट पे दे दिया। अब पहले दिन सेकंड डे वो 2 दिन सेटअप करेगा, एक दिन रिहर्सल लगाएगा, तो मुझे उसमें उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, इसलिए मैंने 2 डेज और 1 डेज लिए। उसके बाद वो स्टेज जो है वो जो प्ले है वो स्टेज होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखो 45 टाइम उसने स्टेज करना है। अब कैलकुलेट करते जाओ, एक वीक में अगर कितना हुआ, एक वीक में हमने कैलकुलेट किया था 9, मैं वीक्स कैलकुलेट करता हूँ, तो बताओ कितने वीक्स तक चलेगा, 5 वीक्स तक। और 5 वीक में कितने डे बनेंगे, 5 इंटू 7, इसलिए डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 7 किया, 35 डेज ये स्टेज होगा। इसका मतलब 38 डेज जो है, अब ये जरा गौर से देखिएगा, 38 डेज मेरा रेंट आउट होगा, उसके बाद 2 डेज का इंटरवल आएगा। तो आई कैन से एवरी 40 डेज के बाद, यानी इन ईच 40 डेज 38 डेज मेरा रेवेन्यू जनरेट, क्योंकि इससे नेक्स्ट 2 डेज जो होंगे ना उसमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। जो इसने वर्ड लिखा है, देयर इज एन इंटरवल ऑफ 2 डेज व्हेनेवर अ न्यू प्ले इज टू बी स्टेज्ड, यानी जहां पर आपने स्टेज करना है वहां पर 2 दिन का इंटरवल आएगा। तो लिहाजा अब मैं फाइनली निकाल रहा हूं डेज थिएटर रेंट आउट, कितने डेज ये रेंट आउट होगा, ये कैलकुलेशन यहां शो कर रहा हूं।
320 डेज है, हर 30 यानी 38 डेज का रेवेन्यू जनरेट होगा अगेंस्ट 40 डेज, ठीक है, यानी हर 40 डेज में 38 डेज का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो 320 इंटू 38 डिवाइड बाय 40, सो इसका मतलब ये हुआ कि 304 डेज मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। और रेंट पर डे हमारा कितना है क्वेश्चन में, वो तो दिया हुआ है आपको 60,000, ये पढ़ा था हमने कहीं, यस, ये 60,000 पर डे। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये मेरा रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम थिएटर हाउस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 304 इंटू 60,000, इससे मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 18.24 मिलियन। ये मैं यहाँ पे जैसे ये दोनों कैलकुलेशन की, अब मेरे पास टोटल रेवेन्यू हुआ, बजटेड रेवेन्यू, दिस वन इज बजटेड रेवेन्यू। अब मैं यहाँ से सारे एक्सपेंसेस लेता हूँ, क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है, सर्विस नेचर का, जहाँ टिकट सेल करते हो, तो प्रोडक्ट्स तो है नहीं, तो यहाँ पर सिंपल आप एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करते जाओ। कोई जरूरत नहीं है कि मैं वेरिएबल कॉस्ट अलहदा लिखूं हेडिंग लेके और फिक्स कॉस्ट अलहदा करूं, सिंपल आप इसको लिखते चले जाएं, ठीक है जी। अब पहला एक्सपेंस कौन सा है, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द एंटायर फैसिलिटी इज 4.5 मिलियन, तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और ये सारे माइनस में लिखता हूँ 4.5 मिलियन, ये 4.5 मिलियन की कॉस्ट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये यहाँ से देखते जाए कि मिस ना हो, ये एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट है हॉलीवुड 4 मिलियन, ये अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं मास्टर प्रिंट कॉस्ट, ये 4 मिलियन, किसकी 4 मिलियन, हॉलीवुड जो है, यानी एक मास्टर प्रिंट या एक फिल्म जो है वो 4 वीक चलेगी, डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब मुझे 11 मास्टर प्रिंट चाहिए, 11 मास्टर प्रिंट चाहिए, समझ आ गई बात। 44 वीक्स आपकी फिल्म चलेंगी और हर 4 वीक के बाद नई फिल्म आएगी, इसका मतलब 11 टाइम मुझे 11 फिल्म्स लगानी पड़ेंगी पूरे साल में, और एक फिल्म जो है वो आपको 4 मिलियन की कॉस्ट करेगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर, 4 मिलियन कॉस्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ शोज का कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज ये याद रखिएगा, अगर 2 शो हो रहे हैं, 3 शो हो रहे हैं, तो मास्टर प्रिंट तो हमारे पास है, हम चाहे 2 शो लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, इससे कोई कंसर्न नहीं है। मास्टर प्रिंट इज अ वन टाइम कॉस्ट, जो आप एक किस्म का कॉपी राइट बाय करते हो। और ये भी याद रखिएगा, हॉलीवुड के 2 सिनेमा हाउसेज हैं, बॉलीवुड के 2 सिनेमा हाउसेज हैं, जब 2 सिनेमा हाउसेज हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 2 सिनेमा हाउसेज के लिए 2 मास्टर प्रिंट खरीदूंगा, क्योंकि उसने एक हिंट दिया है क्वेश्चन ने, और वो ये लिख रहा था विच शोड द सेम फिल्म एट द सेम टाइम, ये जो 2 सिनेमा हाउसेज है, जिस वक्त आपकी एक मास्टर प्रिंट मैं लूंगा, तो मास्टर प्रिंट इज बेसिकली अ कॉपी राइट, यानी मैं उसको कॉपी करके जो मर्जी करूं, चाहे बेचूं ना बेचूं, वो तो मैंने, मेरे मसला है ना, तो मैंने कॉस्ट पे की है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मास्टर प्रिंट जो है वो अगर मैं किसी और को दूंगा तो मैं अपना बिजनेस लॉस करूंगा, लेकिन मैं अपने सिनेमा हाउस में लगाऊंगा तो कोई बिजनेस लॉस नहीं होगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये 44 मिलियन है, ये अमाउंट मिलियन में आ गई, 44 मिलियन पूरा लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, ये 44 मिलियन कॉस्ट आ गई हॉलीवुड की, और बॉलीवुड की निकालते हैं, 44 वीक्स है और ये मूवी 6 वीक्स चलेगी, इसका मतलब नंबर ऑफ मास्टर प्रिंट मुझे कम चाहिए होंगे, और एक मास्टर प्रिंट की कॉस्ट 6.5 मिलियन है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइडेड 44 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6.5, ये 47.666 मिलियन आ गई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दिस इज द मास्टर प्रिंट कॉस्ट, और ये कॉस्ट हम यहां ले आते हैं, राउंडिंग में ऐसा मिलियंस में होगा तो मैं 92 मिलियन ले लूंगा, ये मास्टर प्रिंट कॉस्ट आ गई। इससे नीचे आइएगा,
नंबर 3 हम कर चुके हैं, नंबर 4 भी हम ले चुके हैं सारा। नंबर 5 आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर शो। हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर शो क्या होगा? मैंने यहां वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, वर्किंग 4। देखो उसने क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर शो इज 35,000। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ शोज चाहिए होंगे, और नंबर ऑफ शोज निकालना मुश्किल इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी मैं ये कैलकुलेट कर चुका हूं। यहां पर सिर्फ यहां पर मुझे 600 से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहां तक जो कैलकुलेशन थी ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 44 आपके वीक्स हैं, 5 डेज हैं, और 2 आपके सिनेमा 2 शोज होंगे वीकडेज में, और 2 सिनेमा हाउसेस हैं। यहां तक नंबर ऑफ शोज आ जाएंगे, फिर टिकट्स, फिर सीट्स आ गई थी वो छोड़ दूंगा। तो इतना हिस्सा मैं कॉपी करके यहां लाता हूं। ये चारों की चारों कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी मुझे, ये चारों कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन हम यहां ले आएंगे, लेकिन इसमें आप कैलकुलेशन में मैं चेंज कर देता हूं, सिर्फ यहां तक कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला ले लेते हैं। यहां तक जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये नंबर ऑफ शोज। इसी तरीके से नेक्स्ट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मैं पहले नंबर ऑफ शोज निकालूंगा। जब नंबर ऑफ शोज आ गए तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पर शो से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 44 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 880। ये नंबर ऑफ शोज आए, 44 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 44 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, और 44 इंटू 2 इंटू 3। ये नंबर ऑफ शोज आ गए, सबको प्लस कर लेंगे, ये नंबर ऑफ शोज आए। जी, नंबर ऑफ शोज आ गए मेरे पास 2112। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपको कॉस्ट दी हुई है, और वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 35,000 पर शो। वेरिएबल कॉस्ट पर शो 35, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई दिस, यानी 73,920 जो है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसके बाद नेक्स्ट वो लिख रहा है सेटअप कॉस्ट ऑफ ईच फिल्म, सेटअप कॉस्ट ऑफ ईच फिल्म। इसके लिए भी वर्किंग 5 बनाते हैं। एक फिल्म को जब मैं सेटअप करूंगा तो 500,000 कॉस्ट आएगी। अब मुझे ये चीज दोबारा कैलकुलेट कर लेनी है। ये मास्टर प्रिंट था, यहाँ पर इसी को फॉलो करूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया था मुझे कितनी नंबर ऑफ फिल्म्स चाहिए होंगे पूरे साल में। ठीक है, और उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया था मास्टर प्रिंट से, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा किससे, कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट से। तो इसी को मैं वर्किंग को कॉपी करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ और वैल्यूज चेंज कर देते हैं। दिस इज वर्किंग नंबर 5 and that is setup cost। अच्छा, अब देखिएगा हॉलीवुड में 44 वीक्स, हॉलीवुड मूवी के लिए 44 वीक्स हमारा बिजनेस होगा। हर 4 वीक से एक फिल्म चलेगी, 11 फिल्म चाहिए होंगी, और 11 फिल्म जो है इसको अब मैं, अब यहां तक तो हो गया, मुझे 11 फिल्म चाहिए, और 2 सिनेमा हाउसेस हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सेटअप दोनों सिनेमा हाउसेस का अलग होगा। ठीक है, और एक सेटअप की कॉस्ट 500,000 है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट देखें तो यहां पर मल्टीप्लाई 6.5 मिलियन की बजाय यहां तो एक ही सिनेमा हाउस है, 500,000 ये है। इसकी अब कैलकुलेशन की, इज इक्वल टू 44 मिलियन मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 500,000।
11 into 2, 11 into 2 into 500,000, मेरे ख्याल एक जीरो पहले ज्यादा लग गया था। 44 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 500,000, ये 3, ये हमारी सेटअप कॉस्ट आ गई। इस सेटअप कॉस्ट को यहाँ लिखा, ये माइनस किया। अब सेटअप कॉस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी डेप्रिसिएशन रह गई, जो 15 साल में करनी है। 30 मिलियन कॉस्ट थी, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दें, ये तो 2 मिलियन आ गया डेप्रिसिएशन, और ये 2 मिलियन कॉस्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इन सबको प्लस कर लो, ये मेरे एक्सपेंसेस आ गए। अब मैं सिर्फ पहले एक्सपेंसेस को प्लस कर रहा हूँ। ये मेरे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो है वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, बजटेड प्रॉफिट। $1.27 मिलियन, 127 मिलियन मेरा इसमें प्रॉफिट। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा घर पे एक दफा फिर करना है, कल हम इंशाल्लाह, क्योंकि सर हर क्वेश्चन अगला मुख्तलिफ होगा। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन आपके साथ। ठीक है जी, तो इसको जरा आज कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर हम बाकी डिस्कस करते हैं। थैंक यू।